हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रैक्टिस सेट 20 का डिस्कशन करवाऊंगी। इसमें कुल 21 सेट दिया गया है और इससे पहले मैं 1 से लेकर 19 तक प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज 20वें सेट का प्रैक्टिस होगा। तो यह वीडियो जो है एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि यह एएनएम की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इसलिए आप लोग परीक्षा के पहले जाने से पहले यह वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। एक पाली का परीक्षा तो हो गया है और बाकी 2 पाली अभी 11 और 12 तारीख को बाकी है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइए। इसी से प्रश्न आपको 5 तारीख को आया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। 20वां प्रैक्टिस सेट से का पहला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन थिएटर ओटी और लेबर रूम के लिए आवश्यक न्यूनतम रोशनी होनी चाहिए। ओटी और लेबर रूम के लिए आवश्यक न्यूनतम रोशनी होनी चाहिए कितना? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300 LUX। तो जैसे जैसे मैं इसका उत्तर आपको बता रही हूँ, आपको भी कमेंट में इसका उत्तर बताते जाना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि आपको ये 100 प्रश्न में कितना आया, ताकि इससे आपका पता चले कि आपका एग्जामिनेशन की तैयारी कैसी है। तो इसलिए आपको इस स्कोर जरूर लिखना है कमेंट में। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, अस्पताल के गलियारों को एक दिन में कितनी बार साफ करनी चाहिए? अस्पताल के गलियारों को एक दिन में कितनी बार साफ करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 2 बार। अगला देखेंगे, वार्ड को गीले पोछे से एक दिन में साफ करना चाहिए। वार्ड को गीले पोछे से एक दिन में कितनी बार साफ करनी चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 3 बार। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अधिसूचित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला देखेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो उत्तर हो जाएगा, देखिए हमारा चारों ऑप्शन है, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका। डेंगू, चिकनगुनिया और जीका की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कौन सा अंतक्षेप उपाय सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मच्छर प्रजनन स्रोत में कमी। अगला है, सतही उपसतही जल दूषित होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, जैविक प्रदूषक और परजीवी जीव रोगजनक। तीनों इसका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे का प्रश्न देखेंगे, सैनिटेशन संबंधी रोग है। सैनिटेशन संबंधी रोग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो पहला है, जल जनित मौखिक मल मार्ग टाइफाइड, हैजा पैचिस, जल आधारित सिस्टोसिमोयासिस, सैनिटेशन संबंधी यह रोग है। दूसरा है, जल से संबंधित डेंगू हो गया, मलेरिया, फाइलेरिया, जीका, मलमूत्र से संबंधित ट्रैकोमा। जल संग्रहण और भंडारण संबंधी में मलमूत्र कंटेनरों के अनुचित संचालन का कारण विष संबंधी सतही जल में टॉक्सिक बैक्टीरिया द्वारा यकृत रोग। यह सभी सैनिटेशन संबंधी रोग है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, गुणवत्ता त्रिकोण अवधारणा में शामिल है। गुणवत्ता त्रिकोण अवधारणा में कौन शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिकोण के कोनों पर लागत, समय और विस्तार और त्रिभुज के मध्य केंद्र में गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे,
जापानी इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्यों फैलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य में अल्पावधि के लिए पेरिफेरल विरेमिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानक ब्यूरो, भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो पहला क्या है हमारा, माल के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता के प्रमाणन की गतिविधियां के सामंजस्यपूर्ण विकास और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए। और दूसरा है सुरक्षित विश्वसनीय गुणवत्ता वाले सामानों के संदर्भ में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पता लगाने की क्षमता और मूर्त लाभ प्रदान करने, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने, निर्यात आयात विकल्प को बढ़ावा देने, मानकीकरण प्रमाणन और परीक्षण के माध्यम से किस्मों आदि प्रकार के प्रसार पर नियंत्रण के लिए। तो भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय जो है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है स्किम्ड दूध पाउडर, स्किम्ड दूध पाउडर के परीक्षण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, स्किम्ड दूध पाउडर के परीक्षण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का विनिर्देश मानक ग्रेड कौन सा होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, आयोडीन युक्त नमक के परीक्षण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का विनिर्देश है। आयोडीन युक्त नमक के लिए परीक्षण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का विनिर्देश क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7224/2000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश के बच्चों के किस आयु वर्ग में जापानी इंसेफ्लाइटिस टीका ऐसे 14-14-2 लगाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में। अगला देखेंगे, NABH घटक बोर्ड है, NABH घटक बोर्ड है भारतीय गुणवत्ता परिषद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मच्छर रोधी उपायों के लिए पर्यावरण इंजीनियरिंग विधियों में शामिल है। तो शामिल है नालियों, जल निकायों से निराई और गाद निकालना, पानी के तेज प्रवाह के लिए नालियों में ढाल बनाए रखना, निचली जमीनों, गड्ढों, नाली के किनारों की ड्रेसिंग और भराई। यह तीनों इसका विधि इसमें शामिल है मच्छर रोधी उपायों के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे का प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अभी जैसा ही फर्स्ट पाली में एग्जाम हुआ है तो उसमें ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिला है, तो इसलिए इस वीडियो को 2 से 4 बार जरूर देखिए एग्जाम के पहले, क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगला प्रश्न है, आवास आधारित रुग्णता, आवास आधारित रुग्णता प्रबंधन और विकलांगता रोकथाम का अभ्यास किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया एवं कुष्ठ रोगी में। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला देखेंगे, विषाणु जनित रोग क्या है? विषाणु जनित रोग क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी रोग हैं, डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, ये सभी विषाणु जनित रोग हैं। तो उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत में उन्मूलन के लिए प्रस्तावित वेक्टर जनित रोग कौन सा होगा? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया, फाइलेरिया और कालाजार, ये सभी भारत में उन्मूलन के लिए प्रस्तावित वेक्टर जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचारकर्ता द्वारा किए जाने वाले मुख्य कदम क्या हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्षेत्र को सुरक्षित बनाएं, घायल मरीजों की अवस्था का मूल्यांकन करें, मदद मांगना, यह सभी आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचारकर्ता द्वारा किए जाने वाले मुख्य कदम हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से ये सभी प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हैं सिवाय किसको छोड़कर? तो इसमें उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चोट को रोकने के लिए कुछ छोड़कर।
बाकी जीवन बचाने के लिए, पुनः स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए ये सभी प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हैं। सिर्फ चोट को रोकने के लिए ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति जो अंतःस्थायी कैथेटर पर है, एक व्यक्ति जो अंतःस्थायी कैथेटर पर है वह मूत्र करने की आवश्यकता व्यक्त करता है, तो रोगी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैथेटर की सहनशीलता की जांच करें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्गर्भाशयी विकास वक्र पर 90वें प्रतिशत से ऊपर के नवजात शिशु को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गर्भावधि आयु के लिए बड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, नर्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस रोगी के लिए इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन नर्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस रोगी के लिए इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन 1.5 ग्राम का अंतःशिरा प्रशासन कर रही है। एक शीशी में 1 ग्राम है, उसने इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन की 2 शीशियाँ में दवा घोल दी है। प्रत्येक शीशी में 10 मिलीलीटर सामान्य सलाइन है। उसे प्रशासित करने के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 ml की आवश्यकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फर्श पर रक्त के छलकन का उपाय कौन सा है? फर्श पर रक्त के छलकन का उपाय कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगला देखेंगे, स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड पेशी की कसावट जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे का सिर एक तरफ झुक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो मान्य स्तंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय से पहुंच सके। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित सिंड्रोम को सैलिसिलेट्स के उपयोग से ट्रिगर किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की सूजन और यकृत की विफलता होती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रे सिंड्रोम जो है इसके सैलिसिलेट्स के उपयोग से ट्रिगर किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की सूजन और यकृत की विफलता होती है। अगला देखेंगे, नवजात शिशु मेकोनियम से रंजित है। मुंह में मेकोनियम मौजूद है, कोई सांस नहीं, हृदय गति प्रति मिनट 80 धड़कन है, तत्काल प्रबंधन क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्मी और सक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित सभी में थियामिन परिणामों की कमी होती है सिवाय किसको छोड़कर? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवरुद्ध विकास। सिर्फ अवरुद्ध विकास को छोड़कर परिधीय न्यूरिटिस, कार्डियक बेरीबेरी, शिशु बेरीबेरी यह सभी थियामिन की कमी से होने पर होता है। सिर्फ अवरुद्ध विकास को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित सभी हैं सिवाय किसको छोड़कर? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमावट कारकों के संश्लेषण को रोकना। इसको छोड़कर प्रोटीन का कार्य है बॉडी बिल्डिंग, शरीर ऊतकों की मरम्मत और रखरखाव, एंटीबॉडी का संश्लेषण। यह तीनों जो है प्रोटीन के कार्य हैं सिवाय ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक सांस के साथ अंदर और बाहर जाने वाली हवा की मात्रा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टाइडल की मात्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक सांस के साथ अंदर और बाहर जाने वाली हवा की मात्रा को टाइडल की मात्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। फैलोपियन ट्यूब के कार्य निम्नलिखित सभी हैं सिवाय किसको छोड़कर? तो इसमें है युग्मनज का प्रत्यारोपण को छोड़कर बाकी निषेचन, युग्मनज का पोषण, युग्मकों का परिवहन, यह सभी फैलोपियन ट्यूब के कार्य हैं सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर।
तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे भ्रूण क्षिप्र प्रदाता। भ्रूण क्षिप्र प्रदाता के कारण निम्नलिखित सभी हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भ्रूण हाइपोक्सिया और एसिडोसिस को छोड़कर मातृ या भ्रूण एनीमिया, मातृ या भ्रूण संक्रमण, भ्रूण समझौता, यह सभी भ्रूण क्षिप्रदाता के कारण है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भ्रूण हाइपोक्सिया और एसिडोसिस। आगे देखेंगे पहले त्रैमासिक गर्भपात को निम्नलिखित सभी तरीकों का उपयोग करके किया जाता है, सिवाय किसको छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी को छोड़कर बाकी मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, सक्शन निकासी, फैलाव और निकासी, यह सभी पहले त्रैमासिक गर्भपात के निम्नलिखित सभी तरीकों का उपयोग किया जाता है, सिर्फ हिस्टेक्टोमी को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे गर्भावस्था के दौरान सिफिस्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच की मध्य रेखा में भूरी काली रंजित रेखा बनती है, इस रेखा को निम्न कहा जाता है। इस रेखा को क्या कहा जाएगा, तो स्ट्राइग्रेविडम कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे भ्रूण झिल्ली जिसमें कोई रक्त की आपूर्ति, तंत्रिका आपूर्ति या कोई लसिका आपूर्ति नहीं होती है, वह क्या है, तो उत्तर हो जाएगा भ्रूणावरण, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारणों में निम्न सभी शामिल हैं, तो कौन कौन शामिल है किसको छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइपोलिपिडीमिया। हाइपोलिपिडीमिया को छोड़कर बाकी अति कैल्शियम रक्तता, क्रोनिक रिनल निष्क्रियता, हाइपरफॉस्फेटेमिया, यह सभी जो है हाइपरथायरॉयडिज्म के कारणों में शामिल है, सिर्फ हाइपोलिपिडीमिया को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे सिफिलिस निम्न के कारण होता है। सिफिलिस किसके कारण होता है, ट्रेपिनोमा पैलिडम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे मासिक धर्म के बीच योनि स्पॉटिंग या रक्तस्राव को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी रक्त प्रदर कहा जाता है। मासिक धर्म के बीच योनि स्पॉटिंग या रक्तस्राव को रक्त प्रदर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे अंडकोश के भीतर। अंडकोश के भीतर पेम्पिनिफॉर्म फ्लेक्सस, अंडकोश के भीतर पेम्पिनिफॉर्म फ्लेक्सस की फैलाव और अपस्फीति को निम्न कहा जाता है, तो वेरिकोशल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे स्टेरॉयड हार्मोन जो निषेचित डिंब को प्राप्त करने और प्रत्यारोपित करने के लिए एंडोमेट्रियम को तैयार करने में मदद करता है, वह क्या है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगला प्रश्न है मूत्र उत्पादन कितना होने पर एक वयस्क रोगी को ओलिगोरिक एक्यूट रीनल फेल्योर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिदिन 400 मिलीलीटर से कम अगर मूत्र उत्पादन होता है तो एक वयस्क रोगी को ओलिगोरिक एक्यूट रीनल फेल्योर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे हाइपर एक्टिव आंत्र ध्वनियाँ। हाइपर एक्टिव आंत्र ध्वनियों को निम्न कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, बोर बोरी गमी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अत्यधिक तंद्रा को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी नार्कोलेप्सी कहा जाता है। अत्यधिक तंद्रा को नार्कोलेप्सी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे सूजन के परिणाम स्वरूप। सूजन के परिणाम स्वरूप दर्द इन सभी के उत्पादन के कारण होता है, सिवाय किसको छोड़कर, तो सिवाय मेलाटोनिन को छोड़कर हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रैडिकिनिन, इस सभी जो होता है यह सूजन के परिणाम स्वरूप दर्द का उत्पादन होता है, सिर्फ मेलाटोनिन को छोड़कर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आंतरिक अंगों के अनावरण के साथ, आंतरिक अंगों के अनावरण के साथ एक घाव के खुलने को निम्न कहा जाता है, तो अंतरी निकालना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे किसी बीमारी की सीमा या निदान की पुष्टि के लिए की गई सर्जरी को निम्न कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, समन्वयी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखेंगे, पोटेशियम इंजेक्शन को निम्न के रूप में प्रशासित किया जाता है। पोटेशियम इंजेक्शन को निम्न के रूप में प्रशासित किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरल पदार्थों के साथ अंतःशिरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कम द्रव मात्रा का सबसे संवेदनशील संकेतक क्या होगा? तो पोस्टूरल हाइपोटेंशन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, जब पानी की हानि इलेक्ट्रोलाइट हानि से अधिक होती है तो निम्न में से कौन सा बाह्य तरल पदार्थ की मात्रा में कमी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइपर स्मोलर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तरल पदार्थ सामान्य रूप से निम्नलिखित सभी स्थानों में पाए जाते हैं, सिवाय किसको छोड़कर? तो सिवाय अंतर त्वचीय को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, वह वस्तु जिसमें शरीर के सभी प्रोटीनों का ब्लूप्रिंट होता है वह है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वह है डीएनए। वह वस्तु जिसमें शरीर के सभी प्रोटीनों का ब्लूप्रिंट होता है वह है डीएनए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौखिक पोलियो वैक्सीन को स्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एजेंट कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला देखेंगे, अस्पताल में भर्ती के बिना रोगियों द्वारा स्वयं ही दवाओं के स्वप्रशासन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचारात्मक उपचार कहा जाता है। अगला देखेंगे, मनोवैज्ञानिक शारीरिक या शारीरिक संरचना। मनोवैज्ञानिक शारीरिक या शारीरिक संरचना और कार्य के किसी भी नुकसान या असामान्यता को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हानि कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक शारीरिक या शारीरिक संरचना और कार्य के किसी भी नुकसान या असामान्यता को हानि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। तो आगे देखेंगे फ्रेंड्स, वह क्रिया जो किसी बीमारी की प्रगति को उसके प्रारंभिक चरण में रोकती है। वह क्रिया जो किसी बीमारी की प्रगति को उसके प्रारंभिक चरण में रोकती है और जटिलताओं को रोकती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे माध्यमिक रोकथाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। होस्ट में आक्रमण और गुना करने के लिए संक्रामक एजेंट की क्षमता को निम्न कहा जाता है, तो विषैलापन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MERS और सार्स। अगला है, त्वचा पर चकत्ते निम्न के महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण हैं, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खसरा। अगला है, साइटोप्लाज्म शब्द अधिकतर किसके लिए काम में लिया जाता है? साइटोप्लाज्म शब्द अधिकतर किसके लिए काम में लिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोप्लाज्म। कोशिकाओं द्वारा लिया गया आहार किसके द्वारा बदला जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बदला जाता है। अगला देखेंगे, संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सभी ऊतकों का सहारा देना। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य है सभी ऊतकों को सहारा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट्स में अपना आंसर लिख रहे होंगे और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका इसमें सही हुआ है। आगे देखेंगे, उदर के निम्न अंगों में से किस में पेयर्स पैसेज पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में पेयर्स पैचेज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाथ की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होगी? तो ह्यूमरस सबसे बड़ी अस्थि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 साल के बच्चे की जांच करते समय नर्स विक्टोरिया देखती है कि पूर्वकाल का फोंटेनेल खुला हुआ है, तो नर्स को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो नर्स को डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नर्स ओलिवर
कुशिंग सिंड्रोम वाले बच्चे की देखभाल कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप सबसे आवश्यक होगा? तो इसमें देखेंगे, पहला है चपाचपय अम्लरक्तता के लक्षणों और लक्षणों के लिए बच्चे का अवलोकन करना। दूसरा है चोट लगने से बचाने के लिए बच्चे की सावधानी से संभालना। और तीसरा है उच्च रक्तचाप और क्षिप्र हृदयता के लिए महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करना। चौथा है हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों और लक्षणों के लिए बच्चे की निगरानी करना। तो कौन सा इसमें नर्सिंग हस्तक्षेप जो है जो सबसे आवश्यक होगा? तो सबसे आवश्यक होगा ऑप्शन नंबर बी, चोट लगने से बचाने के लिए बच्चे को सावधानी से संभालना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो 5 तारीख को एग्जाम हुआ है आपका एएनएम वाला, फर्स्ट पाली वाला, तो उसमें इसी तरह के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आगे देखेंगे, वैनेट एक सामुदायिक नर्स है जो बच्चों में मानसिक विकारों के लिए प्राथमिक रोकथाम का अभ्यास करती है। वह निम्नलिखित में से किस जोखिम कारक पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक बीमारी का पारिवारिक इतिहास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अलेक्सी जिसे एक अलगाव चिंता विकार है, उसने 3 सप्ताह तक स्कूल में भाग नहीं लिया और जब उसकी माँ उपस्थिति को प्रोत्साहित करती है तो वह रोती है और चिपटने वाले व्यवहार का प्रदर्शन करती है। होम केयर मनोरोग नर्स द्वारा प्राथमिक नर्सिंग कार्रवाई क्या होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार के सहयोग से बच्चे को तुरंत स्कूल लौटने में सहायता करें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक ऐसी स्थिति जिसमें पुरुष के लिंग आगे की चमड़ी इतनी संकरी हो जाती है कि इसको लिंग के ग्लांस के पीछे नहीं खींचा जा सकता है, उस स्थिति को क्या कहेंगे? तो उसे फाइमोसिस कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 साल के बच्चे में फीमर की हड्डी टूटने पर ठीक होने में लगभग कितने सप्ताह लगते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 से 6 सप्ताह लगते हैं। अगला देखेंगे, नर्स ग्लोरिया व्यवहार के नियमों को स्थापित करने में प्रत्येक माता पिता की भूमिकाओं के बारे में विपक्षी अवज्ञा विकार वाले बच्चे के माता पिता से सवाल करती है। इस प्रकार की पूछताछ का उद्देश्य परिवार व्यवस्था के किन तत्वों का आकलन करना है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तर पीढ़ीगत सीमाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, डिप्थीरिया रोहिणी गलघोटू रोग के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है? तो इसमें औसत्य कौन सा है? तो है डिप्थीरिया एक जीवाणु के द्वारा होता है, यह सत्य है। सिक परीक्षण से एक व्यक्ति में डिप्थीरिया टॉक्सिन के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता के संबंध में पता करते हैं, यह भी कथन हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा है डिप्थीरिया मुख्य रूप से निचले श्वसन तंत्र के भाग को प्रभावित करता है, तो यह कथन जो है हमारा असत्य होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा है डिप्थीरिया का उद्भवन समय इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन का होता है, तो यह भी कथन हमारा सही है। तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदमे में बाल रोगी के लिए क्रिस्टोलाइड द्रव प्रतिस्थापन का प्रारंभिक बोलस क्या होना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 ml पर किलोग्राम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम शिशुओं में मृत्युओं के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। किस उम्र में सीड्स का निदान होने की सबसे अधिक संभावना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 सप्ताह से 1 वर्ष की आयु में 2 से 4 महीने के शिखर पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के गर्भपात में गर्भाशय का मुख बंद रहता है, गर्भाशय से कोई भी ऊतक बाहर नहीं निकला होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संभावित या तर्जित गर्भपात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्स कैथी इस बात से अवगत है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले बच्चे में सबसे आम आकलन क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपुल दस्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, स्टीफन को माध्यमिक वेसिको
लेटरल रिफ्लक्स का निदान किया गया था। ऐसी स्थिति आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संक्रमण से उत्पन्न होती है। स्टीफन को माध्यमिक वेसिकोलेटरल रिफ्लक्स का निदान किया गया था। ऐसी स्थिति आमतौर पर संक्रमण से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्स लेबस मेडिकल सेंटर में पसंदीदा नर्स बाल रोगियों के एक समूह के लिए एक जननाशक समस्या से संबंधित एक प्रक्रिया करने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह इसे विशेष रूप से अतिरिक्त तनावपूर्ण लगेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्री स्कूलर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक निरंकुश मूत्रता के अंतर्निहित शरीर क्रिया विज्ञान की सबसे अधिक संभावना क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलंबित मूत्राशय की परिपक्वता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाव का एक प्रकार नहीं है। कौन सा एक घाव का प्रकार नहीं है? तो अल्सर जो है यह एक घाव का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शय्यावर्ण बेड सोर्स स्थानीय के कारण होते हैं। बेड सोर्स जो है यह किसके कारण होते हैं? तो इस्केमिया के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टैपिड स्पंजिंग के लिए सही तापमान क्या है? तो सही तापमान है 27 से 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, एक प्रौढ़ में आमतौर पर 60 बीपीएम से कम धीमे हृदय के लिए किस पद का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रैडीकार्डिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीबीपी को बनाए रखने की प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है? तो हेपेरिन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नवजात मृत्यु अवधि के भीतर होती है। नवजात मृत्यु कितने अवधि के भीतर होती है? तो 1 सप्ताह के भीतर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में आने वाली दांतों की पहली जोड़ी कौन सी है? तो कृंतक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पोलियोमाइलिटिस के लिए उष्मायन अवधि, पोलियोमाइलिटिस के लिए इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा? तो इसका उत्तर है 7 से 14 दिन। अगला है शिशु दस्त के लिए आमतौर पर कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोटा वायरस जिम्मेदार है। अगला देखेंगे, संतुलन करने और उसे बनाए रखने में कठिनाई, ग्रोस या फाइन मोटर इनकार्डिनेशन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एटेक्सिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, आंत के आसन अधिक दूरवर्ती भाग में आंत के हिस्से का इन्वेजिनेशन या टेलीस्कोपिंग करने से यांत्रिक रुकावट निर्माण होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे श्वानुशीलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारी प्रोटीनूरिया हाइपोएल्बुमिया, भारी प्रोटीनूरिया हाइपोएल्बुमिया और सूजन के लक्षण हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा एक जन्मजात हृदय रोग नहीं है? इनमें से कौन सा एक जन्मजात हृदय रोग नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इस्केमिक हृदय रोग जो है यह जन्मजात हृदय रोग नहीं है। बाकी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, अलिंदी पटलीय दोष और त्रिकपर्दी अविरता, यह तीनों जन्मजात हृदय रोग हैं, सिर्फ इस्केमिक हृदय रोग को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक वेंट्रिकुलर शंट को किस रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है? तो जल शीर्ष के उपचार में एक वेंट्रिकुलर शंट को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मेनिंजोसेल शब्द का अर्थ है। मेनिंजोसेल शब्द का अर्थ क्या होगा? तो मेनिंजेस का स्पाइनल कैनाल के माध्यम से बाहर निकालना।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पलकों के पुटक क्षेत्र में, पलकों के पुटक क्षेत्र में फुंसी बनने को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ इसका ऑप्शन है और उत्तर इसका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदरीय रोग जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी भी कहा जाता है, जठरांत प्रणाली के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत को प्रभावित करता है। अगला देखेंगे, महिलाओं में पाया जाने वाला एक आनुवंशिक विकार है जो दूसरे लिंग गुणसूत्र के अभाव के कारण होता है। तो कौन सा? टर्नर सिंड्रोम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। अगला देखेंगे, क्लार्क्स का नियम, क्लार्क्स का नियम किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को दवाओं की खुराक का आकलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस रोग में बच्चों में लक्षण को ड्रिवन बाय मोटर रूप में वर्णित किया जाता है? इस रोग में बच्चों में लक्षण को ड्रिवन बाय मोटर रूप में वर्णित किया जाता है। तो ADHD रोग में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे, यह हमारा अंतिम प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका इसमें सही हुआ है। इससे आपका एग्जामिनेशन की तैयारी का पता चलेगा। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।